भी पुराने शहर का केंद्र बिंदु है, जहां एसपी सिटी का दफ्तर हुआ करता है, वहीं हमारा भी ऑफिस था। इसी समय में प्रदेश में क्राइम अपने चरम पर हुआ। बहुत ढेर सारी अपहरण की घटनाएं होने लगीं और उसी समय उदय हुआ था पूर्वांचल के एक नौजवान लड़के का, श्री प्रकाश शुक्ला जिसका नाम था। उसने जब लखनऊ में अपराध करना शुरू किया तो जिसे आप कहते हैं ना कि उस समय फिर पहले तो लोग उसको एक सामान्य अपराध की तरह लेते रहे, लेकिन एक दिन हज़रतगंज में ही दिलीप होटल में, जिस समय विधानसभा चल रही थी, विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर दिलीप होटल में AK-47 से उसने कुछ लोगों की हत्या की। AK-47 की इतने फायर हुए कि वहाँ तक विधानसभा तक उसकी गूंज गई। तब थोड़ा दबाव हुआ कि, लेकिन वो दबाव मानने वाला अपराधी नहीं था, दबाव मानने वाला बदमाश नहीं था। उसकी जो बाद में जो उसकी लालसा थी, जो उसकी आकांक्षा थी, वो बहुत ऊंची थी। फिर एक अपराध दर अपराध, एक वहाँ अच्छा जिस अपराध में 1-2 गोली में काम चल जाता था, उसमें 100-100 गोलियाँ मारना। विवेक श्रीवास्तव उस समय वहाँ एक लॉटरी का बड़ा व्यवसायी था। लाटूश रोड, जो लोग लखनऊ से परिचित होंगे, लाटूश रोड पर शाम को 5 बजे उसको मारी। फिर जो बचा कुचा था, उसके बाद वीरेन शाही के नाम से लोग परिचित होंगे। गोरखपुर को जब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस समय 2 लोगों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री वीरेन शाही। इनकी आपस के इनके गैंगवार में बहुत जाने कितनी जाने गई, जाने कितने इनोसेंट लोगों की जाने गई। और एक दिन 10-11 बजे इंदिरा नगर में C ब्लॉक चौराहे के पास हल्ला हुआ कि साहब मर्डर हो गया। हम लोग भाग के गए और वहाँ पता लगा कि वीरेन शाही को गोलियां मारी गई। जो घटनास्थल पे जो वृतांत उसका, जो चश्मदीद गवाहों ने जो बताया, वो बिल्कुल दिल हिला देने वाला था कि दिन में 11 बजे इतनी गोलियां उनके शरीर में कि पोस्टमार्टम करने वालों को भी बहुत समय लगा एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट ढूंढने में। उसके बाद अगला उसने अपराध किया। ये मैं सिर्फ लखनऊ के अपराध बता रहा हूँ, लखनऊ के बाहर के अपराध, चूँकि मैं उस समय वहाँ पोस्टेड था। उसके बाद इसके यूपी कोऑपरेटिव के वाइस चेयरमैन थे उपेंद्र विक्रम सिंह। उनको कैंटोनमेंट में एक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, उसमें उनका बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ था, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव। इनको जैसे ही मोड़ पे गाड़ी धीमी हुई, AK-47 .45 की पिस्टल और 9mm की पिस्टल से इतनी गोलियां मारी कि इनकी शरीर से, 4 लोग थे, ड्राइवर था, इनका शासकीय गनर था, पीछे उपेंद्र विक्रम सिंह थे, उनके साथ एक शुक्ला जी थे जो इलाहाबाद के रहने वाले थे और बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। इन दोनों की शरीर बहुत 1 कुंटल से ऊपर की थी कि वो इतना खून उनके शरीर से निकला कि वो गाड़ी के नीचे बह के और सड़क पार करके नाले की तरफ जा रहा था। वो भी बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था जो हम लोगों ने उस समय देखा था। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को धमकाया जा रहा था, पॉलिटिकल लोगों को धमकाया जा रहा था, बहुत से लोगों को धमकाया जा रहा था कि कोई बताए नहीं, कोई अच्छा। ये धमकाने के सिलसिले में मैं एक प्रकरण और बता दूं कि इसने जितने भी, जहाँ भी, जिस शादी में, ब्याह में या जहाँ कहीं गया होगा, उसमें भी हुई होगी, फोटोग्राफर्स को अपने लोगों से कांटेक्ट करा है कि अगर हमारी फ़ोटो बाहर चली गई, पुलिस के हाथ लग गई तो मैं मार दूंगा। इसे किसी एक पे शक भी हुआ, एक फ़ोटोग्राफ़र पे। उसे उसी समय गोरखपुर में ही उसकी दुकान से बाहर खींच के और उसे भी 10, 20, 25 गोलियां मारी। तो जिसके पास इसकी फ़ोटो थी, और आप समझिए कि हम 6 महीने तक STF की पूरी टीम, यूपी पुलिस पूरी की पूरी, क्योंकि गोरखपुर में भी अपराध, इसने अनलिमिटेड अपराध कर लिए थे, सब लोग, हम लोग ढूंढते रह गए, लेकिन इसकी फ़ोटोग्राफ नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से इसकी एक फ़ोटोग्राफ इसके एक रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ वो बर्थडे में गया हुआ था, वहाँ
ऐसे इसलिए नहीं कि फ़ोटोग्राफ इसके पास मिल जाएगी, इसलिए कि ये उसका रिश्तेदार हो सकता है, इसकी कोई लोकेशन हम लोगों को पता चल जाए। वहाँ जाने पर थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर उसकी एक बेटी थी और उससे ऐसे पूछा गया कि कब आए थे, उसने बताया मेरे बर्थडे पर आए थे। उनका उसकी कोई फ़ोटो है? उन्होंने कहा हाँ अंकल फ़ोटो है। और इसके पहले कि उस लड़की के माँ बाप जान पाते, उसने एक किताब में से एक फ़ोटो निकाल के दी और बताया कि ये मामा कहती थी कि ये श्री प्रकाश मामा है, भांजी लगती थी इसकी। इतने में ही उनके माँ बाप आ गए। मैं था, सत्येंद्र वीर सिंह साहब थे, पूरी टीम थी हम लोगों के साथ। बिल्कुल ज़मीन पर लेट के पैर पकड़ के रोने लगे कि साहब ये फ़ोटो कहीं नहीं जानी चाहिए, 2 दिन के भीतर मार देगा। उसने फिर पूरी बात बताई कि किस तरह से उसे धमकाया गया है कि अगर मेरी फ़ोटो बाहर गई तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर उसको बहुत समझा बुझा के उस फ़ोटो एक बार हाथ में आ गई थी, फ़ोटो जाने देने का सवाल ही नहीं था। फिर वो फ़ोटो लाई गई, बैठ के हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि देखिए फ़ोटो देखते ही वो समझ तो जाएगा कहाँ से मिली है। और फिर भले ही ये उसका रिश्तेदार है, उसका साला लगता है, लेकिन वो जीजा बहनोई से कोई मतलब नहीं, मार देगा इनको। ये तय करने के बाद वो फ़ोटो लेके मैं चला वहाँ से। मैं चूँकि सीओ हज़रतगंज और कैसरबाग रहा था, तो हज़रतगंज में जहाँ इस समय कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसी के कॉरिडोर में पहले जहाँ से ये कॉफ़ी हाउस है उसके कॉरिडोर में हज़रतगंज के यूनिवर्सल सिनेमा के बगल में पहले 80 के दशक में चलते थे पोस्ट कार्ड, जिसमें हीरो हीरोइन के फ़ोटो बने होते थे। लोग उस समय पोस्ट कार्ड का ज़माना था, मैंने आपको बताया ना कि संचार का कोई दूसरा साधन नहीं था, तो वो उसी से लोग अपना भेजा करते थे। न्यू ईयर की ग्रीटिंग भेजनी हो या जो भी भेजना हो, वहाँ मैं गया। मैंने काफ़ी तलाशा कि इस वेशभूषा में किसकी फ़ोटो सही बैठेगी। सुनील शेट्टी की उस ज़माने की फ़ोटो 98 में वो फ़ोटो वहाँ उस दुकान पे मिली। मैं उसे ख़रीद के वहाँ से, उस समय 2 या ढाई रुपये की आती थी, वो वहाँ से ख़रीद के ले आया। एक फ़ोटो कॉपी की दुकान थी जिसके पास अकेला कलर्ड फ़ोटो कॉपियर था उस समय लखनऊ में, अमर फैक्स वाले के पास ले गए। और मैंने उसको ये तो नहीं बताया कि ये किसकी तस्वीर है क्या है, क्योंकि वो हम लोग जानते थे कि हम उसको बताएंगे वो तुरंत मना कर देगा कि हम नहीं करेंगे इसे। इतना खौफ हो गया था उसका पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में खौफ हो गया था। तो वो फिर उसको अलग ले गए, उनसे कहा कि इस तरह से इसके गर्दन का हिस्सा इसको ऐसे फिट करिए कि कटा हुआ ना लगे और नेचुरल सा लगे। तो उसने उसको वैसा ही किया और बिल्कुल आज तक जो फ़ोटो उपलब्ध है आपको इंटरनेट में श्री प्रकाश की मिलेगी, वो नीली डेनिम की जो जैकेट उसने पहन रखी है वो दरअसल सुनील शेट्टी के नीचे का हिस्सा है, कपड़ा उसी का, खाली गर्दन का हिस्सा श्री प्रकाश का है। और अपनी फ़ोटो देखकर वो खुद भी जब उसे अच्छा फ़ोटोग्राफ वहाँ बनवाई, उसके बाद 200-300 कॉपियाँ उसकी छोटी कराई। शाम को एसएसपी साहब ने, एसएसपी लखनऊ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि साहब ये फ़ोटो है और आप लोग इसको अखबारों में छापें ताकि अगर किसी को सूचना मिले तो वो हमको समय से सूचना दे सके और हम इस अपराधी का अंत कर सकें। फ़ोटो में सूचना, फ़ोटो छपने के बाद अखबारों में उसको तुरंत किसी ने बताया, उसने कहा संभव नहीं है, कैसे हो सकता है, मेरी फ़ोटो किसके पास आ जाएगी। बताने वाले ने बताया कि भैया मैंने देखी है और आप ही की फ़ोटो है। उसने कहा ठीक है, अखबार की कटिंग निकाल के रखो, मैं फ़लाँ आदमी को भेजूँगा। 2-3 दिन बाद उसको अपनी फ़ोटो मिली और वो भी उसे देख रहा था कि मैंने जीन्स की शर्ट कभी नहीं पहनी, ये कहाँ बन सकती है, किसने बनवाई होगी। फ़ोटो हमारी ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये शर्ट मैंने कभी नहीं पहनी, इस तरह का कपड़ा मैं कभी नहीं पहनता। ये सब तमाम बातें उसमें हुई और फिर धीरे धीरे सरकार की तरफ से एसटीएफ एक यूनिट के गठन की बात कही गई कि एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाए, क्योंकि उसी समय एक एक करके बड़े नेताओं और बड़े व्यापारियों की किडनैपिंग भी शुरू हो गई। बहुत बड़े बड़े व्यापारी जिसको कहते हैं लखनऊ के गिने चुने टॉप व्यापारियों में मूलराज अरोरा की किडनैपिंग की गई, कुणाल रस्तोगी की किडनैपिंग की गई। इन सब से 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लिए गए। एकदम हाहाकार मच गया था। ये सब सड़क पर आ गए थे व्यापारी लोग, लगभग रोज़ बंद होने लगा था। इसने देखा कि ये तो ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो इसने उन्हीं व्यापारी नेताओं को जो व्यापारियों को लेके जाम और प्रदर्शन कर रहे थे उनको धमकाना शुरू किया। उसके धमकाने का अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट था। किसी के बारे में पूरी सूचना किसी लड़के से निकलवा लेता था, इसको कुंडली निकालना कहता था वो।
कि कुंडली निकाल के ले आओ। एक लड़का जिसके पास मोटरसाइकिल है, कागज़ हैं सारे मोटरसाइकिल के, कोई असलहा उसके पास नहीं है, कोई कट्टा नहीं, कोई पिस्तौल नहीं, कुछ नहीं है। उसको कहा कि इसकी कुंडली निकाल के। वो सवेरे से निकलता है, कितने बजे घर से उतरे, कौन कौन गाड़ी में बैठे हुए थे, किस कलर की गाड़ी थी और क्या क्या उसमें कहाँ कहाँ वो रुका, कहाँ पहुँचा, किसने दुकान खोली, किसने दुकान बंद की, वो पूरी बात शाम को उसको बता देता था। तब वो उन व्यापारी नेताओं को फ़ोन करता था और उनके दिन भर की एक्टिविटी बताता था। साथ में ये और जोड़ देता था कि मैं चाहता तो उसी समय तुमको मार देता, जब तुम फलां का पैर छूने के लिए झुके थे उसी समय मार देता, मैंने तुमको छोड़ दिया कि अब भी सुधर जाओ। धीरे धीरे उनके अंदर भी डर बैठ गया और फिर एसटीएफ का गठन करने के लिए, कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उसका एसटीएफ का गठन करने के लिए आदेश हुआ और अरुण कुमार साहब उस समय एसएसपी लखनऊ के पद से हटा दिए गए थे। उनसे कहा गया कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया है, तो मैं, सत्येंद्रवीर सिंह साहब और अरुण कुमार, कहा गया कि आप लोग पूछ लीजिए कि और कौन कौन से लोग इसमें चाहिए। और अजय राज शर्मा साहब उस समय पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सीतापुर में थे, उनको बुला के कल्याण सिंह जी ने कहा कि आप एक अलग सी यूनिट बनाइए जो सिर्फ़ और सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला पे काम करेंगे। आए, फिर एक घर ढूंढा गया, पुलिस वालों को घर देने को कोई तैयार नहीं था। डीजी ऑफिस में हम लोग काम करते, तो किसी भी ऑफिस में करते, किसी थाने में, तो हम अपने गोपनीय मूवमेंट से कंप्रोमाइज़ करते। बहरहाल एक मकान महानगर में ढूंढा गया, इसमें हम लोग व्यवस्थित हुए, एसटीएफ का काम शुरू हुआ। सर्विलांस के बारे में कोई जानता नहीं था। मोबाइल फ़ोन 98 में पहली बार आए, 30 मई 98 को मोबाइल फ़ोन, 97 को मोबाइल फ़ोन उत्तर प्रदेश की ईस्ट सर्किल में आए। 2 ही मोबाइल फ़ोन कंपनियां थी उस समय, उषा फ़ोन और एसआर फ़ोन। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ना हम जानते थे, ना अपराधी बहुत जानते थे। और धीरे धीरे उसकी जानकारी शुरू की। हालांकि मेरी बायोलॉजी की बैकग्राउंड थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको समझना शुरू किया और 6 महीने में ही मोबाइल और उससे संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी हो गई। और फिर सबसे पहले आनंद पांडे, श्री प्रकाश शुक्ला का जो साथी था, उसको गाज़ियाबाद में मारा गया। उसके साथ AK-47 उसकी रिकवर की गई। फिर उसके बाद आनंद, इसको सुधीर, श्री प्रकाश और अनुज, इन तीनों से मुठभेड़ हुई, ये तीनों मारे गए। धीरे धीरे करके इसके पूरे गैंग को हम लोगों ने साफ़ कर दिया। एसटीएफ 6 महीने के लिए गठित की गई थी, लेकिन इसकी इस सक्सेस के बाद उसे फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया और बाद में एक परमानेंट गजट नोटिफिकेशन करके एसटीएफ को उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग बना दिया गया। 4 साल, 3.5-4 साल हम लोगों ने वहाँ काम किया और इन 4 सालों में ऑर्गेनाइज्ड माफिया जितना भी प्रदेश में था, सब एक एक करके उनका या तो वो सलाखों के पीछे गए या गोलियों से मारे गए। जो इंटरनेशनल माफिया उस समय चल रहे थे, किडनैपिंग किंग कहे जाते थे, बबलू श्रीवास्तव, इसके साथ भी कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट पे एक मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके गैंग के 4 लोग मारे गए और 2 लोग पकड़े गए। वो मुकदमा भी बहुत दिन तक चला, ये इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। फिर एसटीएफ में सब काम करने के बाद प्रमोट किए गए। प्रमोशन के बाद हम आ गए एसपी सिटी लखनऊ, जहाँ मैं करीबन 3-3.5 साल वहाँ रहा। और फिर एक साथ एक पॉलिटिकल कारणों से हमारे एसएसपी को सस्पेंड किया गया। लखनऊ के श्री बीबी बख्शी साहब थे, मैं एसपी सिटी था। RK राठौर साहब एसपी सिटी वेस्ट थे। ये सारे लोग धीरे धीरे एक ही आदेश में सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया और हम लोग अलग अलग जगहों पर पोस्ट किए गए, भटकते रहे। कुछ दिन मैं विजिलेंस में रहा, कुछ दिन PAC में रहा, फिर कुछ दिन SP क्राइम लखनऊ रहा, फिर SP सिटी गाज़ियाबाद रहा, SP सिटी मेरठ रहा और फिर मेरठ से ही मैं यूगोस्लाविया चला गया। यूनाइटेड नेशंस की बहु प्रचारित की गई। वो इनके बहुत ही निकट राजनीतिक सहयोगी को मारना चाहता था। उनको जब ये पता लगा कि हमें मारना चाहता है, तो वो चूँकि हमेशा श्री कल्याण सिंह जी के साथ रहते थे,
तो ये माना गया कि अगर वो इनको जो उनके साथ चलते हैं मारेगा तो कैसे हमारे मुख्यमंत्री सेफ होंगे। तो ये भारी कुछ नहीं पड़ा, एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत थी और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जब भी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, अपराध अपने आप अपना रास्ता नीचे की तरफ पकड़ लेगा। जब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और उस इच्छा शक्ति को एग्जीक्यूट करने वाली, आप यकीन करिए हमारे टीम में केवल 16 लोग थे जब हम लोगों ने शुरू किया, और 3.5 साल में आप किसी का भी नाम लीजिए, ऐसा कोई माफिया गिरोह नहीं था जो 4 साल, 3.5 साल, 4 साल में ख़त्म न हो गया हो। 2004 तक उत्तर प्रदेश के सभी बड़े माफिया गिरोह समाप्त हो गए थे। 2004 के बाद हमें दिक्कत इसलिए होने लगी कि धीरे धीरे इन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जानकारी हो गई, मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल इन्होंने बंद कर दिया, तमाम दूसरे तरीके निकाल लिए। तो इस वजह से इसके बाद ये थोड़ा धीमा पड़ा। फिर अब तो अपराध का तरीका ही बदल गया। मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो रॉबर्ट्सगंज में, तो पन्नूगंज हमारे सर्किल में आता था, वहाँ डकैती पड़ी। रात में 9:30 बजे डकैत आ गए, उन्होंने गांव घेर लिया, पहाड़ी का गांव था, पूरा गांव घेर लिया। घेरने के बाद जिसके यहाँ उसको डकैती डालनी थी, कुल्हाड़ी से उसके दरवाजे तोड़े, दरवाजे चीर दिए। 91 की बात है, 91 की, उसके दरवाजे चीर दिए। 1.5 घंटे में दरवाज़ा चीर पाए। भीतर गए, भीतर सबको बंदूक की उससे डरा धमका के और सबके हाथ पैर बांध दिए। फिर पहले ज़माने में तिजोरी आती थी बहुत भारी भारी, जो ज़मीन में गाड़ी जाती थी, गांव में लोग उसी का इस्तेमाल करते थे। बैंकिंग सिस्टम उतना प्रभावी नहीं था। उससे पूछा कहाँ गाड़ी गई है, एक किसी को घर वाले को गोली भी मार दी उन्होंने। और उसके बाद जब उन्होंने बता दिया कि फलां तखत के नीचे जो फलां जगह है वहाँ गाड़ी हुई है, फावड़े से उन डकैतों ने उसको खोद के इतनी भारी उसको 4 लोग 5 लोग उसको उठा के उस तिजोरी को ले गए दूर बाहर पहाड़ी पर, उसको तोड़ के उसमें जो भी कुछ भी गहना था, पुराने गहने, भारी गहने होते थे, वो लेके चले गए। इस पूरी प्रोसेस में रात में 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये डकैती पड़ी। जब सुबह जो मजरूब थे, जिनको चोट लगी थी, जिनको गोली लगी थी, उनको गांव वाले चारपाई पर लाद के थाने की तरफ आए, तो थाने के पहरे ने देखते ही वो समझ गया कि डकैती पड़ी है। उसने सेट को बताया, सब लोगों को बताया कि साहब कुछ लोग चारपाई पे आदमी को लादे हुए ला रहे हैं, ऐसा लगता है डकैती पड़ी है। ये वो ज़माना था। आज ये संभव नहीं है। आज कोई भी क्राइम केवल इतनी मिनट में हो रहा है। जैसे 100 नंबर आप डायल करेंगे तो शहर में आपको 10-12 मिनट में गाड़ी आ जाएगी और देहात में 20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। ये बात आज की तारीख में अपराधियों को भी पता है। आज जो क्राइम है वो जिस क्राइम में 10 से 12 मिनट लगना है, क्रिमिनल वही क्राइम कर रहा है। वो जानता है कि इस बीच में हो सकता है जिससे मैं लूट कर रहा हूँ उसको मोबाइल चलाने का मौका ना मिले, लेकिन जो देख रहा है वो 112 नंबर डायल कर देगा, जो वहाँ से निकल रहा है वो 112 नंबर डायल कर देगा, और जैसे ही वो वहाँ से मौके से फरार होंगे पुलिस आ जाएगी। तो ये हिट एंड रन क्राइम जो है ये इस समय सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है। और ये 3-3, 4-4 घंटे की जो भी लोग इसमें होंगे, प्रतापगढ़ के, जौनपुर के और हरदोई के, सीतापुर के, लखीमपुर खीरी के, डकैती की संख्या बहुत कम हो गई है। एक साल में जो 15-15, 20-20 डकैतियाँ हम लोग अपनी रिपोर्ट्स में भेजा करते थे, अब उनकी संख्या 2, 4, 6 हो गई है। वो भी टेक्निकल टाइप की डकैती है जो आधे घंटे में सामान समेट के चल देना है। थाने से बहुत दूर अगर गांव है और उनको कैलकुलेट कर लिया उन्होंने कि अगर सूचना हो भी जाएगी तो 25 मिनट या 30 मिनट लगेंगे पुलिस को पहुंचने में, इतनी देर में काम किया और चले गए।